दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और रेडियो उड़ान पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज और हर बार एक नई डिसेबिलिटी के साथ, एक नई डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन के साथ हम हाजिर होते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट में। और कम्युनिटी कलर्स में आप सुनते हैं जॉब अलर्ट्स और सेक्शन माय ओपिनियन। तो इस बार भी कम्युनिटी कलर्स में होगा बहुत कुछ, होंगी डिसेबिलिटी सेक्टर से न्यूज और सेक्शन होगा माय ओपिनियन। आरपीडी एक्ट में चिन्हित डिसेबिलिटीज में से किसी एक डिसेबिलिटी पर आज फिर बात करेंगी आरजे बांसुरी। और कम्युनिटी कलर्स सुनते रहने के लिए रेडियो उड़ान पर धन्यवाद। लॉकडाउन में अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। कोरोना पेंडेमिक के दौरान अपने आप को बचाए रखिए, क्योंकि डिसेबिलिटी के लिए और डिसेबल्स के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपको इससे बचना होगा और अपने आप को और दूसरों को इससे सुरक्षित रखना होगा। तो रेडियो उड़ान सुनते रहिए। रेडियो उड़ान सुनने के लिए लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। हमारी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर हमें डायरेक्टली भी सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/radioudan। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। दिल्ली के नजफगढ़ में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई सामने। 2 दृष्टिबाधित व्यक्तियों पर एक दृष्टिबाधित लड़की के रेप और कत्ल का इल्जाम। रेडियो उड़ान द्वारा ऑनलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता का सफल आयोजन। नैब दिल्ली द्वारा लगातार वेबिनार्स की सीरीज जारी। अलग अलग टॉपिक्स पर वेबिनार्स और ट्रेनिंग्स का किया जा रहा आयोजन। नैब इंडिया द्वारा आरपीडी एक्ट में दृष्टिबाधित व्यक्तियों एवं विकलांगों के अधिकारों तथा प्रावधानों से संबंधित वेबिनार सीरीज। समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड द्वारा किया गया पोस्ट लॉकडाउन और बिटवीन लॉकडाउन दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांगजनों के लिए कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान चुनौतियां विषय पर वेबिनार का आयोजन। और आरोग्य सेतु ऐप की एक्सेसिबिलिटी पर उठे सवाल। विभिन्न एनजीओज द्वारा इस ऐप को एक्सेसिबल बनाने की मांग। न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्वारंटाइन के दिनों का पूरा इस्तेमाल करें। घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। इन्फोटेक फॉर विजुअली इंपेयर्ड 7728841246। इन्फोटेक फॉर विजुअली इंपेयर्ड, एक नया एहसास। रेडियो उड़ान पर होने जा रहा है मेगा क्विज शो जीके का डॉन। जी हाँ, यहाँ पर होंगे जीके से जुड़े ढेर सारे सवाल। अगर आप अपने आप को समझते हैं जीके के मास्टर, तो चलिए हो जाए टेस्ट। टेस्ट के साथ साथ आप जीत पाएंगे मेगा प्राइजेस भी। तो है ना सोने पे सुहागा। जल्दी से करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। सिर्फ 32 टीम्स ही इस मेगा शो में पार्ट ले सकती हैं। उसके लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको 12th पास होना चाहिए, कॉलेज या फिर किसी वोकेशनल कोर्स में रजिस्टर होना चाहिए। आप अगर डिसेबल्ड हैं, तो आपका पार्टनर नॉन डिसेबल होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल कीजिए 7303618485 पर और बन जाइए इस मेगा क्विज का हिस्सा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। न्यूज हेडलाइंस के बाद चलिए अब मुड़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस या कोविड-19 के संक्रमण से गुजर रही है। भारत में भी कोरोना वायरस के कहर और संपूर्ण लॉकडाउन के बीच विभिन्न संस्थाओं द्वारा बहुत से ऑनलाइन इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में रेडियो उड़ान द्वारा भी पिछले कुछ हफ्तों में ऑनलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन इस रविवार दिनांक 10 मई 2020 को किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पक्ष और विपक्ष में आने वाले 6 प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।
इस प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। विषय के पक्ष में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागी रहीं शिखा गुप्ता, द्वितीय स्थान पर रहीं सोनाक्षी टंडन एवं प्रथम स्थान प्राप्त किया अदिति मृणाल ने। विषय के विपक्ष में तृतीय स्थान पर रहे आशीष पेड़ीवाल, द्वितीय स्थान प्राप्त किया मनदीप सिंह ने तथा प्रथम स्थान पर रहे आकिब रहमान। रेडियो उड़ान की ओर से इन प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर अथवा ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी डायरेक्ट सुन सकते हैं। 9 मई को नैब दिल्ली ने आयोजित किया यूट्यूब पर एक वेब सेमिनार, जहां पर व्यूअर्स का रुख कराया गया तरह तरह के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर तरीकों से। इस सेमिनार में जुड़े अलग अलग फील्ड से कुछ स्पीकर्स, जिन्होंने अपनी विजडम की लोगों से लाइव चैट के द्वारा शेयर। इस सेमिनार के टॉपिक्स थे कैरिज्मेटिक कम्युनिकेशन, हाउ टू वॉक एंड टॉक लाइक अ लीडर, जिनकी स्पीकर थी सुजीता जे, क्रिएटिंग एन इम्प्रेसिव प्रोफाइल यूजिंग लिंक्डइन एंड अदर सोशल मीडिया चैनल्स बाय श्रीनिवासु चक्रवर्थुला, और फाइनेंशियल प्लानिंग वेबिनार पार्ट 2 बाय अजय मिनोचा। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस केसेस की पहचान करने के लिए सभी व्यक्तियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है, ताकि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके और कोरोना वायरस केसेस को ट्रैक करने में सरकार को सहायता मिले। लेकिन इस ऐप को बनाते समय भी दृष्टिबाधितों एवं अन्य दिव्यांगजन व्यक्तियों जैसे मूक बधिर व्यक्तियों के लिए एक्सेसिबिलिटी का ध्यान नहीं रखा गया है। बता दें कि इस संबंध में जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जिन्होंने इस ऐप को बनाया है, को दे दी गई है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा सभी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है। मंत्रालय द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर को इस संबंध में सूचना देते हुए कहा गया है कि इस ऐप में हियरिंग इम्पेयर्ड्स के लिए स्पेशली साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सेक्शन और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कलर कॉन्ट्रास्ट, ऑडियो डिस्क्रिप्शन और ऑडियो डिस्क्रिप्टिव यूजर गाइड जैसी सुविधाओं का होना अनिवार्य है। इस ऐप की इनएक्सेसिबिलिटी से संबंधित विषय को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग संस्थाओं एवं डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट के द्वारा उठाया गया है, जिनमें AICB जैसी संस्था भी शामिल है। प्रख्यात डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट रजनीश कुमार आर्य का कहना है कि यदि देश में सभी के लिए इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना अनिवार्य है, तो भारत में 3 करोड़ से अधिक स्पीच और विजन इम्पेयरमेंट से ग्रस्त लोग हैं। ऐसे में ऐप डेवलपर ने एक्सेसिबिलिटी के बेसिक फीचर्स का भी पालन नहीं किया है। समर्थ्यम संस्था के फाउंडर अंजलि अग्रवाल का कहना है कि जितने भी लोगों पर इस ऐप को टेस्ट किया गया, इस ऐप को इनएक्सेसिबल पाया गया है और इसकी जानकारी सरकार को दे दी गई है। इस गैप को भरना सरकार की एक अहम जिम्मेदारी है। हाल ही में BGFI लेकर आए थे दृष्टिबाधितों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन ग्रूमिंग एटिकेट्स और हाइजीन पर, जहां लोगों ने जाना बेहतर ड्रेसिंग, ग्रूमिंग और हाइजीन मेंटेन करने के तौर तरीके। जहां एक साइटेड व्यक्ति के लिए आसान होता है राइट ओकेजन के लिए राइट ड्रेसिंग सिर्फ अपने रंगों की पहचान करके, वहीं एक दृष्टिबाधित इन सभी की बेहतर रूप से समझ रख सकता है और अपने आप को ग्रूम कर सकता है। इन सभी के बारे में विशेष बातें बताई गई थी 10 मई को हुए जूम प्लेटफॉर्म पर इस खास सेशन पर। इस सेशन की ट्रेनर रही सविता जॉन। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक 8 साल की लड़की, एक दृष्टिबाधित लड़की के रेप और खून या कत्ल का मामला सामने आया है। ये भी बताया जा रहा है कि यह कत्ल भी 2 दृष्टिबाधित व्यक्तियों रीना और खालिद द्वारा ही किया गया है। इस संबंध में हमने AICB के चेयर वुमेन मैटर मैडम मंजुला से बातचीत की। हमने उनसे इस घटनाक्रम के विषय में विस्तार से चर्चा की। हमने जब उनसे इस घटनाक्रम के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया, मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू ही मैसेजेस आए हैं, उसी आधार पर मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे ये पता, जो व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है और जो कुछ लोगों ने फोन पर बताया है कि फोन पर भी मैंने उस एरिया के कुछ लोगों को
संपर्क किया ताकि वहाँ से जो है वो सही इंफॉर्मेशन मुझे लगा मिल सकती है। ठीक है। क्योंकि जो लोग वहाँ लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है ट्रैवलिंग का, तो इसलिए मुझे लगा कि जो लोग वहाँ पर हैं उन्हीं को फोन करती हैं, उनको कई बार बातचीत हुई उनसे। तो जो मुझे उन लोगों से बातचीत करने के बाद और जो व्हाट्सएप पर जो मैसेज मेरे पास आए उनसे उस आधार पर मुझे ये पता चला है कि राधा जो है वो रीना की भतीजी थी। और रीना जो है वो अपने घर से राधा को लेकर आई थी कि वो उसको पढ़ाएंगी। ओके। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनका राजेंद्र नगर स्कूल में एडमिशन हुआ है। लेकिन मैं जाकर वहाँ से वेरीफाई नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे लिए इस स्थिति में जाना मुश्किल है जी। तो उसमें जो है कि वो उसका एडमिशन हो गया था और वो घर पर थी जी। लेकिन खालिद और रीना इसको अक्सर पीटा करते थे और उससे पढ़ाई पढ़ाते थे और पीटते थे। मतलब इसकी बहुत ज्यादा पढ़ाई में बहुत ज्यादा इसकी पिटाई होती थी। और उस दिन जो है रात में जो उनके ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं मनोज, उनका मैंने व्हाट्सएप मैसेज सुना जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इसको राधा को काफी पीटा जा रहा था और उन्होंने जाके बोला कि ना पीटे। और मिडनाइट में फोन आया तो पता चला कि उसकी तबीयत काफी खराब है। और उसके बाद खराब तबीयत थी तो उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे ये दोनों। उसको जिस बिस्तर पर पड़ी हुई थी उस बिस्तर पर भी ब्लड था। क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि वो बेडशीट जो है वो भी पुलिस ने अपने उसमें ले ली है। कंट्रोल अपने नियंत्रण में ले ली है। ठीक है। तो उसके बाद जब वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर्स ने देखा और उसको मृत घोषित किया और उसके बाद इन लोगों से पूछा और उन्होंने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। ये मेरे पास सूचना आई है लेकिन किसी से बार बार पूछ रही हूँ कि आप इसका स्टेटस बताएं और आप ये बताएं नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है, FIR कौन सी धारा में तहत उसमें हुई है, क्या स्थिति है। इस घटना पर हुई कार्रवाई के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा, मैंने ये दिल्ली विमेन कमीशन ने 7 मई को मैंने एक मेल भेजा था ये लिखते हुए कि क्योंकि मेरे पास जो खबर आई थी वो रेप कम मर्डर की आई थी कि उसका रेप किया गया उसके बाद उसका मर्डर किया गया। तो मैंने दिल्ली विमेन कमीशन को लिखा कि आप इसका पता लगाएं कि एग्जैक्ट स्टेटस है क्या। तो मैंने 7 तारीख को रात को जैसे ही मुझे पता चला मैंने तुरंत वहाँ पर मेल भेज दी। और उसके बाद मॉर्निंग में वहाँ से मेरे पास कॉल भी आया और वो मेरे से बेसिक इंफॉर्मेशन मांग रहे थे जैसे कि क्या एड्रेस है और उसके बाद लड़की जो थी वो कितने साल की थी और वो किसके साथ थी और अभी की क्या स्थिति है। मतलब वो जो भी अपडेट्स उस समय के थे जो व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू मेरे पास आ रहे थे वो इन्फॉर्मेशन मैंने उनको हैंड ओवर कर दी। तो उसके बाद उधर से मैंने 8 तारीख को DCP को भी एक मेल भेज दिया कि आप मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि वास्तव में ही क्या घटना क्या है और आप पुलिस में क्या कार्रवाई की है और कौन सी धारा के तहत जो है ये केस रजिस्टर किया गया है। तो मेरे पास जो है वो पुलिस से कोई रिप्लाई नहीं आया DCP ऑफिस से। कल शाम को कल दिन में मैंने एक और मेल भेजा DCP को और विमेन कमीशन को भी भेजा। तो उनका DCP का कल रात को मेरे पास ये रिप्लाई आया है कि माय ऑफिस विल गेट यू। तो कि मेरा ऑफिस जो है वो आपसे संपर्क करेगा। इतनी फिर उसके बाद मैंने उनको ये लिखा कि आई होप कि आपका ऑफिस जो है मुझे जल्दी से संपर्क करके मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन अभी तक जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी तक मेरे पास ना कोई व्हाट्सएप पर मैसेज है और ना कोई मेल है। दिल्ली विमेन कमीशन में भी मैं ऑलरेडी 3 मेल डाल चुकी हूँ। तो उनके साथ आज उनका मेरे पास फोन आया था और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बताएं कि
लड़की का नाम क्या है। तो मैंने कहा लड़की का नाम जो मेरे पास इधर उधर से जो खबर आई है उस खबर के हिसाब से ज्यादातर लोग राधा बोल रहे हैं और कुछ लोग राधिका बोल रहे हैं। तो बोली मैं क्या लिखूं। मैंने कहा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ज्यादातर लोग जो है मुझे राधा बता रहे हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि आप तो पुलिस स्टेशन में लिखिए ना ये खबर, जो था वहाँ से आपको थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। तो वो कहती है कि जो आईओ है वो बता नहीं रहे, कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। उनका कहना है कि आप यहाँ आइए और यहाँ आकर जो है आप हमसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, हम आपको फोन पर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ओके। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली विमेन कमीशन जो है वो नहीं गया, क्योंकि आज रिपोर्ट लिखनी थी। कल मैंने एक मेल, काफी स्ट्रॉन्ग मेल भेजा है। ठीक है। तो दिल्ली विमेन और उनसे मैंने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो इन लोगों को अब रिपोर्ट लिखनी है, तो अब शायद ये लोग फिर से एक्टिव हुए हैं। हाँ, एक चीज और ये मैं बताना भूल गई कि जब मैं 7 तारीख को नहीं 8 तारीख को जब मैं फॉलो अप कर रही थी बार बार विमेन कमीशन में और पुलिस स्टेशन में टेलीफोनों के माध्यम से, तो मुझे एक चीज ये पता चली थी कि ये असॉल्ट नहीं है। ओके। राइट, ये मर्डर केस है, असॉल्ट नहीं है। ओके। ये मुझे डीसीपी ने बताया। और ऐसा भी निकल कर आ रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सिर्फ मर्डर ही प्रूफ हुआ है, असॉल्ट नहीं। डीसीपी ने मुझे यही बताया कि पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से ये असॉल्ट नहीं है, मर्डर है। हम लोगों को जो इस तरह से दरिंदगियां हो रही हैं समाज में हमारी दृष्टिबाधित बहनों के साथ, हम लोगों को सबको मिलकर एकजुट होकर लड़ना होगा और इस चीज को समाज से खत्म करना होगा। रेडियो उड़ान इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करता है और इस लड़ाई में सभी संस्थाओं के साथ है। मित्सान फाउंडेशन लेकर आ रहा है एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स एबल और डिसेबल व्यक्तियों के लिए, जहां वो सीख सकेंगे SPSS सॉफ्टवेयर के बारे में, MS ऑफिस की बेसिक और एडवांस लेवल के बारे में, इंक्लूडिंग वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में। साइन लैंग्वेज और HR संबंधित ट्रेनिंग भी आपको इस कोर्स में मिल सकती है। इस ऑनलाइन कोर्स में आप सिंगिंग, एक्सरसाइज, फिटनेस और योगा से भी रूबरू हो सकते हैं। इस सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्स को हर कोई ज्वाइन कर सकता है, जूम या स्काइप के द्वारा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप का होना अनिवार्य है। दृष्टिबाधितों के लिए स्क्रीन रीडर्स का होना अनिवार्य है। ये कोर्स 30 से 45 दिनों तक चलेगा। और अधिक जानकारी या रजिस्ट्रेशन के लिए आप मेल कर सकते हैं GAKAAYTRAINERS@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9619177720। संसद रत्न अवार्ड्स की एक ऑफशूट और मैगजीन प्रीसेंस की एक पहल नेक्स्ट जेन पॉलिटिकल लीडर्स NGPL एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स कंडक्ट करती है, जिसका नाम है पॉलिटी, गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। इसका पर्पस यंग पॉलिटिकल एस्पायरेंट्स और सभी पार्टी के लीडर्स को नॉलेज और उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करवाना है। प्रोग्राम 18 मई से रोजाना शाम 4 से 6 बजे के बीच जूम के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। 17 मई शाम 6 बजे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अर्जुन राम मेघवाल जूम के माध्यम से कोर्स का ऑनलाइन इनॉग्रेशन करेंगे। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री TS कृष्णमूर्ति ऑनलाइन अध्यक्षता करेंगे। ये कोर्स एमिनेंट एक्सपर्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बातचीत करने का मौका देगा। इसमें लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स को ही अलाउ किया जाएगा, साथ ही नॉमिनल फैसिलिटेशन फीस भी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल प्रेसिडेंट NGPL मिस प्रियदर्शिनी राहुल से इस नंबर पर संपर्क करें 9971248869 या मिस्टर श्रीधर से संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 9845566555। ईमेल करें ngpforum@gmail.com पर। याद रखिए, इस कोर्स में भागीदारी के लिए पार्टिसिपेंट से नॉमिनल पार्टिसिपेशन फीस 3,300 रुपीज ली जाएगी। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा 12 मई 2020 को शाम 5 बजे से
towards framework in inclusion for education, right to education of children with disability during a pandemic और beyond पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार के अंतर्गत RTE में आने वाले चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के अधिकारों की बात की गई। इन अधिकारों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के विषय में भी जानकारी दी गई। इन विषयों पर अलग अलग एक्सपर्ट्स द्वारा विचार विमर्श किया गया और अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई। इस वेबिनार का ऑफिशियल रेडियो पार्टनर रेडियो उड़ान रहा। इस वेबिनार में जिन एक्सपर्ट्स ने भाग लिया उनमें सबसे पहले रहे राहुल बजाज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मैडम आकांक्षा त्यागी मेंटर एंड टीचर गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, मैडम दीप्ति गुब्बी जय वकील फाउंडेशन से, श्री अरमान अली एग्जीक्यूटिव नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी इस वेबिनार में दिए गए। इस वेबिनार की पूरी रिकॉर्डिंग आप रेडियो उड़ान पर इस रविवार रात 8 बजे से सुन सकते हैं। देश में जारी संपूर्ण लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न समस्याओं से दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और इस समस्या से निपटने में आने वाली विभिन्न बाधाओं पर चर्चा के लिए दिनांक 14 मई 2020 को GoToMe प्लेटफॉर्म पर रेडियो उड़ान की ऑफिशियल पार्टनरशिप के अंतर्गत समर्थन ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कोरोना महामारी के दौरान और इस महामारी के पश्चात दिव्यांगजनों को आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। इस वेबिनार में भाग लेने वाले मुख्य महानुभावों में श्री S.K. रोंगटा, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, श्री प्रशांत रंजन वर्मा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, प्रोफेसर दुर्गेश पंत, डायरेक्टर ऑफ उत्तराखंड साइंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, और श्री मोहंतेश GK, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड। देश में जारी संपूर्ण लॉकडाउन के कारण विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कुछ समय के लिए रद्द करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में दृष्टि संस्थान चित्रकूट की ओर से प्राप्त समाचार से आपको अवगत कराते हैं। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं संगीता लखनऊ से दृष्टि की ओर से आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार लेकर हाजिर हुई हूँ। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसमें दृष्टि परिवार पूरी तरह से अपना सहयोग दे रहा है। वह उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है। अपने आसपास के 10 किलोमीटर के अंदर के जितने एरिया आते हैं उसमें जितने भी गरीब व असहाय वृद्धजन हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था कर रहा है। और यह व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती। और इस कार्य में सामान्य जनों के साथ साथ कुछ दृष्टिबाधित दिव्यांग जन भी आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, जिनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यह भी सूचित करना था कि विगत 1 अप्रैल से जो ग्रीष्मकालीन कोर्सेज चलाए जाने थे वह लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। मसलन होम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ब्रेन लर्निंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग इत्यादि। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के विवाह हेतु 24 मई को जो विवाह परिचय सम्मेलन होना था एवं 14 जून को विवाह समारोह तय किया गया था वह भी स्थगित करना पड़ा है। आप किसी भी क्वेरी के लिए दृष्टि के महासचिव श्री शंकर लाल गुप्ता जी से संपर्क कर सकते हैं, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9721157193। न्यूज बुलेटिन के बाद वक्त एक बार फिर ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कम्युनिटी कलर में अभी माय ओपिनियन सेक्शन बाकी है, जिसमें दानिश महाजन पेश करेंगे अपनी राय और इसके साथ ही RPD एक्ट में चिन्हित किसी एक डिसिप्लिनी पर होगी बात। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्वारंटाइन के दिनों का पूरा उपयोग करें। घर बैठे बैठे गणित हल करना सीखें। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7728841246। इन्फोटेक फॉर विजुअली इंपेयर्ड, एक नया एहसास।
मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं या हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/radioudan। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com से हमारी प्लेलिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली भी हमें सुन सकते हैं। तो वक्त है सेक्शन माय ओपिनियन का, लेकर आ रहे हैं दानिश महाजन। या दोस्तों नमस्कार, कम्युनिटी कलर में अब समय है हमारी सेगमेंट अवर ओपिनियन या हमारी राय का। आज दो इश्यूज पर बात करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो नोटिफिकेशन आई है ओपन बुक के साथ एग्जामिनेशंस करवाने की, और साथ ही साथ कोरोना पर भी बात करेंगे। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन पर, जिसमें खबरें ये आ रही हैं कि जुलाई में ओपन बुक्स के साथ एग्जामिनेशंस करवाए जाएंगे, जिस पर जो ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए काम कर रही ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और वो बनती भी है। इसमें काफी चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक जो हमारे काफी जो दोस्त हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, या ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या तो बहुत अच्छे से नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास असिस्टिव डिवाइसेस नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, और बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास ये चीजें हैं पर उन्हें बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमें अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस देने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। और कोरोना का समय है, इस समय राइटर की अवेलेबिलिटी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो साइटेड हैं वो देख के ओपन बुक से, रेफरेंस बुक से पेपर बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन विजुअली इंपेयर्ड के केस में ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो इसलिए यूनिवर्सिटी को ऑल्टरनेटिव सोचना ही चाहिए। रोंगटा साहब के कुछ मैसेजेस सुने थे और भी प्रोफेसर्स के सुने थे, तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से सजेशंस दिए। उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस जब सबके हो जाएं, उसके ठीक बाद विजुअली इंपेयर्ड के ऑफलाइन एग्जामिनेशंस लें, उन्हें एक डिवाइस अलाउ करें, राइटर की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने कही, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोफेसर्स ने भी विश्वास दिलाया है कि वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वाइस चांसलर से बात हुई है, वाइस चांसलर ने भी ये भरोसा दिया है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और हम विजुअली इंपेयर्ड लोगों की पूरी मदद करेंगे, और हम इस पर पूरी बात रखेंगे कि क्या बेस्ट वे हो सकता है उनके एग्जामिनेशंस लेने का। हमारी राय भी बहुत क्लियर है कि इस समय ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है और वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और अभी एग्जामिनेशंस ऑनलाइन नहीं होने चाहिए।
हालांकि अभी लॉकडाउन 4 की घोषणा नहीं हुई है, कितना लंबा चलेगा, कैसे चलेगा, ये बहुत बातें हैं। क्या जुलाई तक सब कुछ खुल जाएगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन खुल जाएगी, क्योंकि अभी रेलवे ने 30 जून तक अपनी ट्रेनें सस्पेंड कर दी हैं, क्या हमें राइटर मिलेंगे, और ये तमाम कई चैलेंजेस हैं। वैसे मेरा पर्सनल सजेशन ये था, मुझे लगता था कि विजुअली इंपेयर्ड के केस में यूनिवर्सिटी को पिछले सेमेस्टर के बेस पे सबको प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऑफलाइन में भी चैलेंजेस आएंगे, कौन हमारा राइटर बनेगा, कब लोग घरों से आएंगे, क्या सभी को राइटर मिलेगा। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू थिंक अबाउट। बट अभी जुलाई दूर है, लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कांट बी अ सॉल्यूशन, इंडीड इट इज अ प्रॉब्लम। तो इसके ऊपर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस स्टेप ले रही हैं, वी स्टैंड बाय देम, और हमें लगता है कि उनके जो सारे सजेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस पर यूनिवर्सिटी को काम करना ही चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज समथिंग जिसमें हम किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते, और ये हमारे फ्यूचर को शेप करती है। इससे हमारा आने वाला भविष्य जुड़ा हुआ है, इसके बेस पर हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इसके बेस पर हमें आत्मनिर्भर बनना है। लेकिन इस अवर ओपिनियन करने का जो आज का मेरा मकसद है, वो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना है, आप लोगों से इल्तिजा करना है। दोस्तों, मैं लंबे अरसे से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने आप को स्किलफुल बनाएं, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर क्या क्या होने वाला है, वी नेवर नो। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ें, अपने आप को प्रिपेयर रखें। प्रपोजल देना एक अलग बात है, यूनिवर्सिटी किन बातों को मानती है, क्या आने वाले टाइम में एजुकेशन ऑनलाइन हो जाएगी या नहीं होगी, ये सब इफ एंड बट है। लेकिन टेक्नोलॉजी एक वाइटल रोल अदा कर सकती है, और जो लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इसे अडॉप्ट करना शुरू कर दें। जिन स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन्हें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के बारे में जोर देना चाहिए, और ऑल्टरनेटिव भी जो मेथड्स है वो पढ़ाने चाहिए, लेकिन शुरू से ही बच्चों को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करने की ओर प्रयास करना चाहिए। इससे हम फ्यूचर में कई प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। याद रहे, जो बात हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, मैं अभी उसके पक्ष में नहीं हूं कि ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हूं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं कि वी आर नॉट रेडी एज पर नाउ टू गिव एग्जाम्स ऑनलाइन और टू टेक एग्जाम्स ऑनलाइन। सो वी आर वेरी क्लियर, लेकिन फ्यूचर के लिए आप टेक्नोलॉजी को अपनाएं। अभी हम ऑनलाइन एग्जामिनेशंस इसलिए भी नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स, पोर्टल इनएक्सेसिबल है, और आपको मालूम है एक साइट को एक्सेसिबल बनाने के लिए कितना टाइम लग जाता है, कितनी एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं। IRCTC की एग्जांपल लेते हैं, कई सालों से उसके ऊपर काम चल रहा है, आज भी पूरी तरह से वो एक्सेसिबल नहीं है। कई ऑर्गेनाइजेशंस उस पर काम कर रही हैं, कई पिटीशंस डाली गई हैं, बावजूद उसके। तो ये जोखिम हम नहीं ले सकते कि इस समय ऑनलाइन एग्जाम्स हों। इसके बारे में और भी डिटेल्स आएंगी, जो भी डिटेल्स आए, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि ऑन प्रैक्टिकल नोट वी आर नॉट रेडी फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नाउ। मैं जब भी लोगों को बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। अगर 100% नहीं तो 80%, अगर 80% भी हम कर लेते हैं तो वो एक बड़ा नंबर होता है।
तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एजुकेशन प्रोस्पेक्टिव, फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टिव। अब बात करते हैं अवर ओपिनियन में कोरोना को लेके। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, कोरोना के कुछ केसेस विजुअली इंपेयर्ड लोगों में भी आए हैं। क्या उन्हें क्वारंटीन की फैसिलिटी दी जा रही है? नहीं। क्या उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है? नहीं। क्या इन्वायरमेंट उनके लिए सपोर्टिव है? नहीं। हालात बहुत खराब है। इसका मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन आपको जागरूक करना है। आप अपने आप को बचाएं। कुछ रिपोर्ट्स दोस्तों ऐसी आई हैं और कुछ आंकड़े हमारे पास ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कोरोना के वैक्सीन पर बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन हाल ही में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, चाहे वो यूके के पीएम बोरिस जॉनसन की हो, चाहे प्रोफेसर डेविड की हो, जो WHO में कोविड पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी ये कहा है कि आप ये मान के चलें, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि कोरोना का वैक्सीन आएगा या नहीं आएगा। आप इस बात को मान के चलें कि अब आपको कोरोना के साथ जीना सीखना है। We cannot assure how long it will take to come vaccine in the market. इस बात को आपके साथ करने का मकसद मेरा क्लियर है कि आप जागरूक हुए, अपने आप को बचाएं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आज से 20 साल पहले HIV वायरस का वैक्सीन बनाने की बात चली थी, उस पर रिसर्च चली थी, लेकिन वो 20 सालों में बना नहीं है। और HIV वायरस पे आपको पता है कि कितनी रिसर्च और कितनी बातें हुई और कब से वैक्सीन बन रहा है। कई सालों बाद 2015 में डेंगू का वैक्सीन बना था, लेकिन जब उसे लोगों पर iस्तेमाल किया गया तो उसके कई साइड इफेक्ट सामने आए, जिसके कारण उस पर रोक लग गई। यह 15 साल का प्रोसेस था। रेबिस का जो वैक्सीन आया वो भी 15 साल से ज्यादा। ऐसे कई वैक्सीन हैं जिनको बनने में 28 साल लग गए, 25 साल लग गए, 20 साल लग गए, चाहे वो जापानी बुखार हो या टाइफाइड हो। और बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जिन पर काम चल रहा है, 15-20 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक बने नहीं हैं। सबसे तेज जो वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में बना और जिसने रिकॉर्ड बनाया वो था इबोला वायरस के ऊपर, जिस पर 4 साल लगे। तो ये आप समझिए कि वैक्सीन जो सबसे फास्ट बना उसे 4 साल लगे। हालांकि WHO ने 18 महीने का टाइम रखा है कोरोना के वैक्सीन को बनाने का, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा होना असंभव है। WHO के कोविड पर काम कर रहे प्रोफेसर डेविड की भी स्टेटमेंट मैंने आपको बताई। तो हमें कोरोना से बचना है, जागरूक रहना है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक तो हम लॉकडाउन में नहीं रह सकते। ये भी बहुत मुमकिन है कि गवर्नमेंट हमें एक लिमिटेड टाइम तक वर्क फ्रॉम होम करने दे, हमें आना जाना पड़े। तो पहली चीज जो हम सभी को करनी है वो ये कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, उस पर काम करना है। वो तमाम चीजें खानी है और वो तमाम लिक्विड चीजें लेनी है जिससे विटामिन सी मिले, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। दूसरी चीज हमें क्या करनी है वो ये कि हम जो इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाना हो तभी हम जाएं। हर किसी से हाथ ना मिलाएं, दूर रहकर बात करें, अपने आप को कवर करके रखें जितना हम कर सकते हैं। हालांकि ये भी इम्पॉसिबल है, लेकिन हम कितनी देर किससे बचेंगे? अगर कोई हमारे साथ मिलने वाला बाहर घूम फिर रहा है, हमारा खास है, और बहुत बार ऐसे होता है कि हमें हेल्प लेनी पड़ती है,
अगर किसी विजुअली इम्पेयर्ड की आंखों में ड्रॉप्स डालने हैं, हमें कई बार हेल्प लेनी पड़ती है, कई इंडिपेंडेंटली भी डाल लेते हैं, कई सेरेब्रल पॉल्सी में तो उठाना पड़ता है, उनको नहलाना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। कई ऐसी डिसेबिलिटी, हीमोफीलिया है जिसमें हमें ब्लड चाहिए, ब्लड की शॉर्टेज आ रही है, लेकिन उनको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है हर टाइम। बहुत सारी जो डिसेबिलिटीज हैं जिस पे हम डिपेंडेंट हैं, तो अपने आप को बचाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, जरूरी काम के लिए ही बाहर जाएं, जो गाइडलाइंस आती हैं हमारे लिए उस पर काम करें, एक्सेसिबिलिटी पे काम करें, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। अगेन, जब आपको वर्क फ्रॉम होम भी करना है तो वो सारा टेक्नोलॉजी के बेस पे होगा। इसलिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, उनसे भी यही विनती है कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, सबको बिगिनिंग से टेक्नोलॉजी की ओर आकर्षित करना शुरू करें और उस पर काम हो। अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए धन्यवाद। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा और आप अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Enjoy quarantine by sitting at your home. Enroll in our courses today and get learning from best faculties from all over India. We are Infotech for Visually Impaired. For enrollment purposes, contact us at 772-884-1246. You can also mail us at contact@infotechway.com. For more info, visit our official website www.infotechway.com. Infotech for Visually Impaired, a new experience. क्या बात है, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। हाँ, पता है पहले जब मुझे पीरियड्स होते थे तब मैं बहुत अनकंफर्टेबल और परेशान होती थी, और अब ना कोई चिप ना कोई टेंशन। अच्छा, वो कैसे? अब मैं यूज करती हूँ सखी सहेली पैड, जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ। सखी सहेली पैड का इस्तेमाल रखे स्त्री के स्वास्थ्य का ख्याल। रेडियो उड़ान पर आप सभी का फिर से स्वागत। ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। हमारी ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अवेलेबल हैं और हमारी वेबसाइट पर भी आप हमें सुन सकते हैं। तो जिस सेगमेंट का आप सभी को रहता है बेसब्री से इंतजार, उस सेगमेंट की अब आती है बारी। आरपीडी एक्ट में चिन्हित डिसेबिलिटीज में से 21 डिसेबिलिटीज में से किसी एक डिसेबिलिटी पर हर बार होती है बात और पेश करती हैं ये सेगमेंट बांसुरी। उस डिसेबिलिटी के सिम्टम्स और प्रिकॉशंस और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तो इस बार सिकल सेल डिसीज पर बातचीत करने आ रही हैं बांसुरी। कम्युनिटी कलर्स पर आप हैं मेरे यानी बांसुरी के साथ, और आज आप जानेंगे मुझसे सिकल सेल डिजीज के बारे में। आप ये मुझसे क्यों जानेंगे? क्योंकि ये उन 21 डिसेबिलिटी में से एक वो डिसेबिलिटी है जिसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में वो सब कुछ जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना। सिकल सेल अनीमिया विरासत में लाल रक्त कोशिका या आरबीसी विकार है। इसके परिणाम स्वरूप असामान्य हेमोग्लोबिन टर्म सिकल हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन एस को अपने आरबीसी में उपस्थित होता है। सिकल सेल अनीमिया को एक विरासत रूप में, जिसमें जीन्स माता पिता से बच्चों में जाते हैं, अनीमिया कहा जाता है उसे। एक ऐसी स्थिति जिसमें आपके शरीर में ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है, यानी कि आरबीसीज की कमी। आमतौर पर आपकी लाल रक्त कोशिकाओं लचीले और गोल होती हैं, जो आपके रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से आगे बढ़ती हैं। सिकल सेल अनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं कठोर और चिपचिपी बन जाती है और ये दरांती या क्रिसेंट चंद्रमा के आकार की हो जाती है, यानी कि आधे चंद्रमा की तरह।
ये अनियमित आकार की कोशिकाएं छोटे रक्त वाहिकाओं में फंस सकती है, जो खून और ऑक्सीजन के शरीर के कुछ हिस्सों में प्रवाह को धीमा या अवरुद्ध कर सकती है। आपकी लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है और इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। सिकल सेल लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल केवल 10 से 20 दिन का होता है और अस्थि मज्जा उन्हें तेजी से पर्याप्त मात्रा में बदल नहीं पाती है। नतीजन शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं के आकार में परिवर्तन हीमोग्लोबिन जीन के एक न्यूक्लियोटाइड में उत्परिवर्तन से होता है, जिसके कारण असामान्य हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है। सिकल सेल ट्रेट व्यक्ति को एक सामान्य जीन एक जनक से और एक असामान्य जीन दूसरे जनक से प्राप्त होता है। इनमें आमतौर पर कोई लक्षण नहीं मिलते हैं, लेकिन वे अपनी संतान को सिकल हेमोग्लोबिन जीन प्रदान करते हैं। ये बीमारी जन्म से ही होती है, लेकिन बीमार होने के किसी भी संकेत को दिखाने के लिए शिशुओं के लिए 4 महीने से अधिक समय लग सकता है। इस तरह की बीमारी में उपचार का उद्देश्य रोगी को दर्द से राहत प्रदान करना है। ये देखते हैं कि अंगों और स्ट्रोक को नुकसान पहुंचाने के साथ संक्रमण को रोका जा सकता है या नहीं। वे एनीमिया का इलाज करने और किसी भी जटिलताओं की जांच करने के लिए भी प्रयास करते हैं। यदि रोगी द्वारा अनुभव किया गया दर्द हल्के हीटिंग पैड और काउंटर पर होता है तो नुस्खे दवा का उपयोग किया जाता है। जब दर्द गंभीर हो जाता है तो उसे चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया जाना पड़ सकता है। अल्पावधि में तीव्र दर्द से निपटने और उपायों के रूप में द्रव और दर्द राहतकर्ताओं का उपयोग किया जाता है। इसमें दर्द की रोकथाम कैसे की जाती है? सिकल सेल एनीमिया के गंभीर मामलों को हाइड्रोक्स्यूरिया नामक दवा के साथ इलाज किया जाता है, जो दर्दनाक संकटों को कम करता है। ये इस तरह के दर्द के दौरे को रोकने में मदद करता है, लेकिन जब ऐसा हमला होता है तो ये इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। संक्रमण का रोकथाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया आमतौर पर जीवाणु संक्रमण से जटिल पाया जाता है, लेकिन शुक्र है कि उन्हें रोका जा सकता है और इलाज भी किया जा सकता है। ऐसी जटिलताओं से निपटने के दौरान तत्काल आवश्यकता होनी चाहिए। सिकल सेल एनीमिया कई जटिलताओं का कारण बन सकता है। इनमें तीव्र छाती सिंड्रोम, गैलस्टोन, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, आंखों को नुकसान और पैर में अल्सर शामिल हो सकता है, जो ठीक करने से इनकार करते हैं। यहाँ तक कि आंखों की क्षति भी कम हो सकती है। जब एनीमिया खराब हो जाता है या जटिलता गंभीर हो जाती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उपयोग किया जाता है। सिकल सेल एनीमिया वाले अधिकांश रोगियों को आवधिक आधार पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है। यदि जटिल छाती सिंड्रोम या फिर स्ट्रोक जैसी जटिलताएं गंभीर होती हैं, तो किसी भी चल रहे नुकसान को रोकने के लिए इसमें 1 महीने के अंतराल पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है। सही मायनों में कहे तो सिकल सेल एनीमिया का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि रोग की जटिलताओं के और एनीमिया के उपचार से रोगियों में लक्षण और रोग की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। रक्त मज्जा और स्टेम सेल प्रत्यारोपण के द्वारा सीमित लोगों का इलाज किया जा सकता है। सिकल सेल एनीमिया हर व्यक्ति में भिन्न होता है। कुछ लोगों की दीर्घावधि दर्द या थकान होती है। हालांकि स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार, उचित देखभाल और उपचार के द्वारा रोगियों के जीवन में सुधार लाया जा सकता है। सिकल सेल एनीमिया के कई रोगी ऐसे भी होते हैं जो उचित उपचार और देखभाल की वजह से 40वें या 50वें वर्ष या उससे अधिक आयु में भी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। सिकल सेल रोगियों की पहचान कैसे की जा सकती है? शारीरिक विकास में अवरुद्धता, वजन और ऊंचाई सामान्य से थोड़ी सी कम, सामान्य कमजोरी की शिकायत के साथ साथ कमजोर शरीर, अत्यधिक खून की कमी और गंभीर एनीमिया, पीली त्वचा, रंगहीन नाखून, त्वचा एवं आँखों में पीलापन, फ्लैट बोन, सतत हल्का बुखार एवं दीर्घकालिक बुखार का रहना, सांस लेने में तकलीफ, छोटी छोटी सांसें लेना, सामान्य से अधिक थकावट, बार बार पेशाब जाना, मूत्र का गाढ़ापन, हड्डियों और पसलियों में दर्द, चिड़चिड़ापन, हाथ और पैरों में सूजन, बांझपन, बार बार वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण। सिकल सेल से बचाव के कुछ उपाय हैं जिसे हमें आमतौर पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनाना चाहिए, जैसे कि अधिक मात्रा में फाइबर आहार लें, अधिक प्रोटीन युक्त आहार लें, एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार चुनें, तेल और मसालेदार खाद्य पदार्थों से परहेज करें, खूब पानी पिएं, पानी अधिक मात्रा में पिएं,
शांत चित्त रहें एवं आराम करें, अत्यधिक तापमान से बचें, संक्रमण से बचें, नियमित रूप से खेल खेलें। तो आज आपने मुझसे जाना सिकल सेल डिजीज के बारे में। अगले हफ्ते दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट जरूर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और इसी के साथ लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को सुरक्षित रहिए। प्रोग्राम के आखिरी चरण में, आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। चलते चलते आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। दिल्ली के नजफगढ़ में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई सामने। 2 दृष्टिबाधित व्यक्तियों पर एक दृष्टिबाधित लड़की के रेप और कत्ल का इल्जाम। रेडियो उड़ान द्वारा ऑनलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता का सफल आयोजन। नैब दिल्ली द्वारा लगातार वेबिनार्स की सीरीज जारी। अलग अलग टॉपिक्स पर वेबिनार्स और ट्रेनिंग्स का किया जा रहा आयोजन। नैब इंडिया द्वारा आरपीडी एक्ट में दृष्टिबाधित व्यक्तियों एवं विकलांगों के अधिकारों तथा प्रावधानों से संबंधित वेबिनार सीरीज। समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड द्वारा किया गया पोस्ट लॉकडाउन और बिटवीन लॉकडाउन दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांगजनों के लिए कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान चुनौतियां विषय पर वेबिनार का आयोजन। और आरोग्य सेतु ऐप की एक्सेसिबिलिटी पर उठे सवाल। विभिन्न एनजीओज द्वारा इस ऐप को एक्सेसिबल बनाने की मांग। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना, ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती, तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। रेडियो उड़ान,
flight of love. Listening to Radio Udan, a flight of life.